ये कहानी है अब असल जो इसके क्वेश्चंस भी लाइक मैं ये कहूंगा कि आई जैसे जैसे हम पासवर्ड्स करेंगे तो यू गाइस विल सी कि ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो लाइक हर साल ही आते हैं, ठीक है। और उसमें से अगर हम ये चीज समझ लेते हैं तो तकरीबन ये कोई 6 7 8 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और बड़ा मजे का सवाल आता है अगर इस पे आता है, ठीक है। अच्छा, बॉयल्स लॉ को हम पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एंड बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है फॉर एन आइडियल गैस under for an ideal gas at constant temperature pressure is inversely proportional to volume, ठीक है जी। और ये कोई बॉयल ने कोई अनोखा काम नहीं किया भाई। अगर PV इक्वल्स टू nRT है, ठीक है जी, तो अब अगर इसमें से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, n और r तो वैसे ही कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, r तो वैसे ही कांस्टेंट होगा। तो अब अगर मैं वॉल्यूम को उधर डिवाइड करने भेज दूं, सो nRT तो वैसे ही कांस्टेंट है और ये वॉल्यूम इधर आ गया 1/v करके। तो अब क्या हो गया? अब अगर कांस्टेंट को हटा दोगे तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो फॉर एन आइडियल गैस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, for ideal gas at constant temperature pressure is inversely proportional to volume, ठीक है। और अब ऑब्वियसली अगर आप जो है वो इसको हम अगर इस तरह से करते हैं तो यू कैन ऑल्सो रीराइट दिस एज नाउ प्रेशर विल बी इक्वल्स टू K अपॉन V, राइट। एंड देन हम क्या कह सकते हैं? PV shall equal to K। अगर ऐसी कहानी है सो आई कैन से P1 V1 shall equal to K and therefore an associated P2 and V2 should also be equal to K। जब ये सब कुछ K के बराबर है सो कैन आई से दैट P1 V1 will equal to P2 V2। so you can use this to help you do certain calculations जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। ना भी करना चाहो तो PV equals to nRT या PV equals to nKT से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कहीं लगता है कि इससे आसानी हो जाएगी तो कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू हाउएवर यू वांट। अच्छा, लेकिन अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इस टॉपिक में जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ और उसमें से कहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है जो हमें मिलेगी। सो इसका ग्राफ आई विल ड्रॉ फॉर प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, ठीक है। आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x वाला ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। मतलब इनवर्स रेसिप्रोकल वाला ग्राफ बनना चाहिए। एंड इफ यू रिमेंबर रेसिप्रोकल वाला ग्राफ हुआ करता था ऐसा, ठीक है। तो अब हम जरा जो है वो इसमें डिस्कशन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है कहानी। अच्छा, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 ग्राफ्स एंड 1 ग्राफ लाइक दिस, एक सेकेंड, 1 ग्राफ लाइक दिस एंड 1 ग्राफ लाइक दिस, एक सेकेंड, and 1 graph like, let's shift these both a bit out and एक ग्राफ जो है वो इसके भी अंदर देते हैं। सो ये वाला ग्राफ जो है वो ये ऐसे ऐसे, ओके। नाउ ये जो 3 कहलाती हैं, अब देखो इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सो अब ये जो लाइन है, रेड वाली लाइन है, दिस इज फॉर एग्जांपल एट सम टेम्परेचर T1। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये पूरी की पूरी किसी एक टेम्परेचर पे है T2 पे, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये पूरी की पूरी एक किसी टेम्परेचर पे है विच इज T3। सो T1 T2 एंड T3 ये तीनों एक ही टेम्परेचर की लाइन है। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस की ही लाइन है ये, ठीक है। अच्छा, अब इनको क्या बोलेंगे हम? क्योंकि ये जो है इनके कांस्टेंट टेम्परेचर्स हैं, ठीक है जी। क्योंकि इनके कांस्टेंट टेम्परेचर्स हैं सो यू हैव ए स्पेसिफिक नेम फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ, और उस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। दीज आर आइसोथर्म या आइसोथर्म्स बोलेंगे हम इनको, बोलेंगे आइसोथर्मिक ग्राफ्स या आइसोथर्म्स बोलेंगे। ये लाइनें जो है वो बेसिकली आइसोथर्म्स है। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, so same temperature, isotherms means same temperature।
सो दिस इज एन आइसोथर्मिक ग्राफ जो आपके पास बना है। अब ये तीन ग्राफ अलग है, एक टेम्परेचर T1 पे है, एक टेम्परेचर T2 पे है और एक टेम्परेचर T3 पे है। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए आप लोगों के लिए, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ बिट ऑफ डिस्कशन ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डेवलप हो और फिर हम और चीजें डिस्कस करते जाएंगे इसमें। अच्छा, नाउ इफ ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स यानी सी, डी एंड ई आर ऑन द सेम आइसोथर्मिक लाइन, इफ दे आर ऑल ऑन द सेम आइसोथर्मिक लाइन, सो क्या होगा, ये सी का जो टेम्परेचर है वो भी T1 है, डी का जो टेम्परेचर है वो भी T1 है, ई का जो टेम्परेचर है वो भी T1 है। सो टेम्परेचर ऑफ सी equals to D equals to E. That is the thing. And similarly अगर मैं A और B की बात कर रहा हूं तो A और B और ये जो टेम्परेचर आता है वो T1 आता है, ठीक है। एंड अगर मैं A और B की बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर ऑफ A equals to temperature of B which is equals to T2. एंड सिमिलरली अगर मैं इस पे भी किसी दो पॉइंट्स को लेता तो अच्छा, नाउ बट द थिंग इज कि ये अब सी, डी और ई का जो टेम्परेचर है वो ए और बी का टेम्परेचर नहीं हो सकता। हाँ, इन तीनों का कांस्टेंट टेम्परेचर है, इन दोनों का कांस्टेंट टेम्परेचर है। ऐसे तो बीई भी सेम है, नहीं ऐसे तो बीई सेम नहीं है। T1 वाली लाइन ये रेड लाइन है, ये T2 वाली लाइन है, दीज टू आर डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। और अब बात करते हैं कि कौन सा टेम्परेचर जो है वो बड़ा है, कौन सा टेम्परेचर जो है वो छोटा है, ठीक है। नाउ यू ऑल नो के बट पोजीशन सेम है, नो यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट द पोजीशन एमन, ठीक है, पोजीशन नहीं देखनी। दिस इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब जो ये लाइन जो बनती है एक, ये पूरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी सी, डी और ई का टेम्परेचर T1 आ रहा है, ए और बी का टेम्परेचर T2 आ रहा है, एंड फॉर एग्जाम्पल एफ और जी का टेम्परेचर T3 आ रहा है। लेकिन एफ जी का जो टेम्परेचर है वो T3 है, T3 T2 के बराबर नहीं है, ना ही T2 T1 के बराबर। तो बी का टेम्परेचर ई जैसा नहीं है, ए का टेम्परेचर डी जैसा नहीं है, ए का टेम्परेचर ई जैसा नहीं है। मतलब सारे पॉइंट्स जो अगर एक लाइन पे है उनका टेम्परेचर सेम, लेकिन सारे पॉइंट्स जो अलग अलग लाइनों पे हैं उनका टेम्परेचर अलग हो, ठीक है। पर सारे ग्राफ्स का टेम्परेचर सेम है ना? नो। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो लाल वाली लाइन है ये फॉर एग्जाम्पल है एट ए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। लेट्स से ये लाल वाली लाइन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये जो ये वाली लाइन है ये है एट ए 15 डिग्री सेल्सियस, और ये वाली जो लाइन है ये 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब ई का टेम्परेचर भी 25 है, डी का टेम्परेचर भी 25 है, सी का टेम्परेचर भी 25 है, ए और बी का दोनों का टेम्परेचर 15 है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता बी और ई का टेम्परेचर में, क्योंकि बी 15 पे है, ई 25 पे है। बी की जो लाइन है, बी ब्लू लाइन पे है, बी की जो लाइन है वो रेड वाली लाइन नहीं है, बी की ब्लू लाइन है वो अलग चल रही है, रेड की अलग लाइन है वो अलग चल रही है। These are three different graphs drawn on the same axis, ठीक है। जो लाइनों एक ही लाइन पे है ना, जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं उनका सेम टेम्परेचर है, जो पॉइंट्स अलग अलग लाइनों पे हैं उनका सेम टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। तो आइसोथर्म कैसे हुआ? आइसोथर्म ऐसे हुआ कि ये जो एक डंडी है ये कहलाएगी आइसोथर्म, ये जो एक लाइन है ये कहलाएगी आइसोथर्म, ये जो एक लाइन है ये कहलाएगी आइसोथर्म। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसके आइसोथर्मिक है, ना मैं कह रहा हूं कि ये इसके आइसोथर्मिक, मैं बोल रहा हूं ये एक लाइन आइसोथर्म है, ठीक है। तो जस्ट डोंट, अच्छा इसको मैं लिख भी देता हूं, ईच ऑफ दीज लाइन्स is an isothermic graph। अच्छा, नाउ कोई मुझे ये बता सकता है कि looking at just a graph and all of the information that you have studied with me, can you tell me T1 is greater than T2 and T2 is greater than T3, or is T3 greater than T2 and then T2 is greater than T1? कौन सा टेम्परेचर सबसे बड़ा है, कौन सा टेम्परेचर सबसे छोटा है और कौन सा दरमियाना वाला है? हाउ एम आई गोइंग टू टेल दैट? ये कैसे बताएंगे? T2 is greater than T1 ये बोल रहे हैं आप लोग, T2 is greater than T3। आयास तो वैसे T1 के रिलेशन में तो T1 के साथ बोला जा रहा है। ओके, सो बेसिकली देखो इसमें T1 is greater than T2 and T2 is greater than T3।
तो जो A1 बोल रही थी वो सही है। वो कैसे सोचना है आप लोगों ने, वो कैसे समझ में आएगा? PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, नाउ PV इक्वल्स टू nRT। अब आपको ये नजर आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एमन ने बोला, अगर वैसे देख लोगे तो अगर सिर्फ प्रेशर वाला पर्सपेक्टिव देखते हो, ठीक है, तो अगर किसी ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा आएगा। तो अब देखो T1 को बड़ा होना चाहिए, जब भी तो ये सारे प्रेशर्स जो आते हैं वो क्या आ रहे हैं, वो T2 वाले ग्राफ से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इफ यू सी T1 का हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो T2 वाले से बड़ा है। इफ यू लुक एट, मतलब उन्हीं पॉइंट्स पे देखोगे चीज को, इफ यू लुकिंग एट द सेम वॉल्यूम्स, तो यू सी दिस कि जिसका प्रेशर बड़ा है उसका टेम्परेचर भी बड़ा, राइट? सो बेसिकली यू नीड टू सी इट लाइक दैट। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर ये चीज समझ में नहीं आई, लेट्स से कि ये जो C, और हम लेट्स टेक दीज टू वैल्यूज, एक काम करते हैं ब्लैक से बना देते हैं, लेट्स टेक दिस वैल्यू and let's take this, let's take this, let's take this and this and this. ठीक है, so I'm going to call this, dotted कर देते हैं पहले तो, ठीक है, so let's call this is pressure 1, this is pressure 2, this is pressure 3, this is volume 1, this is volume 2, this is volume 3. अच्छा, now क्या देखना है हमने? इफ यू सी वेरी वेरी क्लोजली, ठीक है, अगर आप यू देखोगे इस चीज को, तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू रियलाइज, पीवी जो था वो एनआरटी के बराबर था। ठीक है ना, सी जो होगा, जैसे वो जो रेड वाली जो लाइन पे जो सी पड़ रहा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा फॉर एग्जाम्पल बी वाले पॉइंट से या T2 वाली लाइन से। वो क्यों होगा? बिकॉज सी पे जो प्रोडक्ट आती है P1 और V1 की, P1 और V1 की, PV की जो प्रोडक्ट आती है वो आती है बड़ी। यू कैन सी दैट P1 और V1 मल्टीप्लाई होंगे तो दे विल गिव यू अ बिगर वैल्यू, राइट? वेयर एज बी पे अगर देखोगे तो इसका तो प्रेशर ही कम है, इसका प्रेशर इतना कम है, तो जब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी भी तो क्या होगा? तो इट विल नॉट गिव यू एज मच एज अ बिग प्रोडक्ट। ठीक है, तो हाउ टू टेल कि कौन सा ग्राफ ज्यादा बड़ा है या कौन सा ग्राफ ज्यादा छोटा है, किस टेम्परेचर पे कौन सी चीजें हैं, यू डू दिस थिंग। ठीक है, मेरे लिए बस ये चीज करोगे, यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन सब पे एक जैसी, एंड यू से कि यार ये वॉल्यूम V है, दिस इज वॉल्यूम V। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो अपने एक वर्टिकल लाइन बनाई, हमने कहा ये वॉल्यूम V है, तो अब अगर PV इक्वल्स टू nRT लगाएंगे, अब देखो मैंने ये वर्टिकल लाइन लगा के क्या किया, मैंने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दिया। तो अब मैं वेरिएशन किसकी देख रहा हूं? मैं टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशन देख रहा हूं। तो अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशन देख रहा हूं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन और आर कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अब ऑब्वियसली जिस ग्राफ का उस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, जिस ग्राफ का प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो इस ग्राफ का सेम वॉल्यूम पे प्रेशर ज्यादा आता है, इस ग्राफ का उसी वॉल्यूम पे प्रेशर कम आता है, और इस ग्राफ का उसी वॉल्यूम पे प्रेशर और भी कम आता है। So basically what you're going to have to look at, you're going to have to look at कि क्या देखना है आपने? प्रेशर्स देखोगे एक वर्टिकल लाइन पे, एक सेम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यू टेक दी प्रेशर्स देख लोगे, जिसका प्रेशर बड़ा उसका टेम्परेचर बड़ा, जिसका प्रेशर छोटा उसका टेम्परेचर छोटा। ठीक है, समझ में आ गया? हाउ यू गोइंग टू सी विच टेम्परेचर इज ग्रेटर, विच टेम्परेचर स्मॉलर? ओके, अच्छा, अब एक और बात जो आप लोगों ने क्या कहते हैं समझनी है, वो ये समझनी है कि P1 V1 कौन सा दे रहे हैं पॉइंट? C दे रहे हैं। सो P1 V1 जो C वाला पॉइंट है आपका, वो C पे P1 V1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये P1 V1 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? आई विल गेट nRT। ठीक है, जो बेसिकली हमने अभी ऊपर देखा nRT में से अगर हम ये करेंगे तो P1 V1 विल इक्वल टू P2 V2 और हम कर सकते। ठीक है, सो अब ये जो P1 V1 है, I can also say that this will be equal to P2 V3. Can you guys see that?
देयर ऑन द सेम लाइन, इनके ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब मैं एक सेम लाइन पे P1 V1 किसी भी पॉइंट पे ले लूं और मैं कोई P2 V2 ले लूं उसी ही सेम लाइन पे, तो दोनों सेम होंगी। क्यों? बिकॉज बॉयल्स लॉ की कंडीशन ही है, बॉयल्स लॉ ये बात करता है। लेकिन कोई भी ये नहीं करेगा कि P2 V3, अगर कोई ये लिख के आ गया P2 V3 जो है वो P3 V2 के बराबर है, तो वो बात गलत है। P3 V2 जो है, जो ये प्रोडक्ट आ रही है, ये किसी और लाइन पे आ रही है, और ये जो प्रोडक्ट थी ये रेड वाली लाइन पे थी। तो लाइनें अपनी अलग P1 V1 P2 V2 सब फॉलो करेंगी, लेकिन इफ यू हैव अ लाइन, एक लाइन अपना सब कुछ फॉलो करेगी, P1 V1 भी फॉलो करेगी, इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, सब कुछ चीज होगी। लेकिन दो लाइनों को अलग अलग कहानी है, दो लाइनों के बीच में अलग अलग कहानी है। दो लाइनों के बीच में आप सिर्फ ये बता सकते हो, क्या बता सकते हो? किसका टेम्परेचर बढ़ा है, किसका टेम्परेचर छोड़ा है, किसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो बस ये चीजें आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है रिगार्डिंग द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। एनी प्रॉब्लम्स? समझ में आ गया द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? इज इट क्लियर? क्लियर? ओके जी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई क्या चीज? वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑब्वियसली अब हम एनर्जी कॉन्सेप्ट में भी देखते हैं, एनर्जी कॉन्सेप्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब देखो, अगर मैं एक लाइन पे बात कर रहा हूं, व्हाट इफ आई वांट टू वर्क आउट कि सी से ई पे जाते हुए व्हाट वाज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मुझे ये निकालना हो सी से ई पे जाते हुए। ठीक है, इस सी से ई पे जाते हुए जो सेम टेम्परेचर T1 की लाइन पे। ठीक है, सो इफ आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट दैट, यू नो डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है Q प्लस W। ऐसा ही था। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि आपको पता है आइडियल गैसेस वाले चैप्टर में U का फॉर्मूला क्या था? 3/2 NKT। ऐसा ही था। सो इफ आई वांट टू वर्क आउट द डेल्टा U, आई विल नीड द डेल्टा T। मुझे चेंज इन टेम्परेचर चाहिए होगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद आइसोथर्मिक ग्राफ? आइसोथर्मिक ग्राफ का प्रॉब्लम ये है कि इस पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एक लाइन को देख रहे हो तो उसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक लाइन को देख रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी फ्रॉम C टू E या फिर C टू D या D टू E there is no change in internal energy of an ideal gas. Why? Because the temperature is constant. जब टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा T जीरो आएगा, डेल्टा T क्या आएगा? जीरो आएगा for an isotherm. So delta T equals to 0 for an isotherm. जब डेल्टा T इक्वल्स टू 0 फॉर एन आइसोथर्म, सो बेसिकली जब ये चीज जीरो हो गई तो डेल्टा U भी पूरा का पूरा क्या आएगा? जीरो आएगा। डेल्टा U आपका पूरा का पूरा क्या आएगा? इट विल कम आउट टू बी अ जीरो। और जब ये जीरो आ गया तो यू कैन सी के Q विल इक्वल्स टू A माइनस W। तो वो जो फॉर्मूला था डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, वो खत्म होके बॉयल्स लॉ के लिए, जब हम बॉयल्स लॉ को देख रहे होंगे, जब हम आइसोथर्मिक ग्राफ्स को देख रहे होंगे, तो उसमें Q क्या बन जाएगा? Q जो है वो माइनस W बन जाएगा। राइट? और अब माइनस W कैसे निकालोगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, और प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में अगर आप एरिया अंडर द कर्व लेते थे, जो मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल शुरू की क्लास में, इफ यू टेक फॉर एग्जांपल द एरिया अंडर द कर्व, तो उससे क्या आएगा? उससे आएगा आपका वर्क डन। ऐसा ही होगा, you will get the work done. This should give you your work done. So अब क्या कर सकते हैं आप? अब आप W में ऑब्वियसली प्रेशर इनटू डेल्टा V डाल के यू कैन वर्क आउट W। और जो हमारी और इसमें बारीकियां होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी कि अब देखो, अब इसमें ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं कि मैं इस पॉइंट से जो Z है उस पॉइंट से लेके मैं X तक जा रहा हूं, तो आपको पता है Z टू X मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। राइट? छोटे वॉल्यूम से मैं बड़े वॉल्यूम पे गया हूं। ठीक है, तो अब इसमें जो आपकी जो वर्क डन होगी वो नेगेटिव भी ले जाएगा। क्यों? बिकॉज आपने वर्क डन बाय किया है, आपका सिस्टम में से वर्क डन निकला है। ठीक है, तो वो गहराइयां और वो बहुत सारी चीजें जो है वो हम जब हम फॉर्मूले क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आई वांट एवरीवन टू अभी फिलहाल मेरे साथ जो है वो इंटरनलाइज करें ये सारे कॉन्सेप्ट्स। इफ यू टेक द एरिया इन द ग्राफ यू विल गेट द वर्क डन। तो अब अगर आपको Q निकालना भी हो, एरिया इन द ग्राफ ले लो। ठीक है, अब मसला क्या है, इसमें एरिया इन द ग्राफ इतना वो कोई खास रेगुलर शेप नहीं आता है,
तो उसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन जस्ट ताकि आप लोगों को समझ में आए, सब लोगों के दिमाग में बैठे, इफ आई टेक दी प्रेशर इनटू डेल्टा वी ओवर हियर इन द ग्राफ निकाल दूं अगर, तो वो माइनस क्यू के बराबर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? बॉयल्स लॉ का ये पूरी स्लाइड क्लियर? अच्छा, सो द नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ। अच्छा, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ, एवन डिस्कनेक्ट करके जल्दी से आ जाओ वापस, क्योंकि अब और मसला बनने वाला है। चार्ल्स लॉ कहता है फॉर एन आइडियल गैस, डी बार डिस्कनेक्ट किया है, डी बार फॉर एन आइडियल गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर, फॉर एन आइडियल गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है जी, वो कैसे? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, जब आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे, एन आर को कांस्टेंट कर दोगे, इन कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटा दोगे, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल बात है, चार्ल्स ने भी कोई अनोखा अंजाम नहीं दिया, वही बात बता दी जो हमें पहले से हमारी इक्वेशन से पता थी। ठीक है, तो खैर बहरहाल अब हम जरा जो है वो क्या देखते हैं, लेट्स लुक एट अ वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ को देखते हैं, और कोई ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? एनी आइडिया? वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊंगा फॉर चार्ल्स लॉ, जहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन, यू शुड बी गेटिंग स्ट्रेट लाइंस। आपके पास स्ट्रेट लाइंस आ रही होंगी, सो मे बी सम स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक कोई और दूसरा ग्राफ है, और ये कोई और एक तीसरा ग्राफ। ठीक है जी, अब चलिए ना, नहीं आइसोथर्म्स नहीं है, आइसोथर्म्स नहीं हो सकते ना ये मेरा बच्चा। आइसोथर्म्स क्या था? सेम टेम्परेचर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट किया है, तो ये आइसोथर्म्स कैसे हो गए? इनका नाम कुछ और है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, सो दिस इज प्रेशर P3, दिस इज प्रेशर P2 एंड दिस इज प्रेशर P1। जैसे हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? कांस्टेंट प्रेशर है, तो हर एक लाइन का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन हाँ जो है इन तीनों के प्रेशर अलग हो। ठीक है, इन तीनों के प्रेशर सिमिलर नहीं होंगे, तीनों के प्रेशर अलग अलग होंगे। ठीक है जी, तो जरा मुझे दोबारा से आप लोग क्या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेशर P1 बड़ा है या प्रेशर P3 बड़ा है? विच प्रेशर शुड बी ग्रेटर? नो अंदाजा। ओके, सो हाउ टू नो विच प्रेशर इज ग्रेटर, विच प्रेशर इज स्मॉलर? आई शैल बी यूजिंग लीनियर लॉ। ठीक है जी, आपको क्या पता है? आपको पता है PV इक्वल्स टू NRT होता है, राइट? आपने ग्राफ किसका बनाया है? आपने ग्राफ बनाया है टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस और वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे ले आते हैं और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे ले आते हैं। सो टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस पे ले आते हैं, सो वाई इक्वल्स टू एम एक्स वाला ये ग्राफ बन गया, और पूरी पूरी कहानी क्लियर हो गई। स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी, जिसका और जिसको ओरिजिन में से पास करना था, जिसका कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं होता, बिकॉज प्लस सी कुछ नहीं है। ठीक है, यू डू नॉट हैव अ प्लस सी ओवर हियर। ठीक है जी, इधर प्लस 0 है, तो प्लस सी क्या है? सी जो है वो 0 आ रहा है, यानी ओरिजिन में से पास करनी चाहिए सारी लाइंस। और अब आपको इधर भी नजर आ जाएगा एन आर अपॉन पी। अब आपको नजर आ रहा है कि ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट है एन आर अपॉन पी। तो बेसिकली 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 जिस लाइन का ग्रेडियंट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल, उसका प्रेशर क्या होगा? उसका प्रेशर होगा कम, क्योंकि ग्रेडियंट और प्रेशर जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सो जिस लाइन का ग्रेडियंट ज्यादा, उसका प्रेशर कम। अब देखो, P3 का ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है, P2 का ग्रेडियंट उससे कम है, और P1 का ग्रेडियंट उससे भी कम है। सो बेसिकली 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 P1 सबसे बड़ा है, कम ग्रेडियंट वाला, दैट इज द बिगेस्ट। फिर उसके बाद उससे छोटे जो हैं वो P2 है, और उससे भी छोटे जो हैं वो P3 है। ठीक है, सो बेसिकली आप वर्कआउट करोगे कैसे? लुकिंग एट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ्स। ग्रेडियंट आपको बताएगा पूरा पूरा बात कि कौन सा प्रेशर बड़ा है, कौन सा प्रेशर छोटा है। ग्रेडियंट और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है क्लियर? बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है?
एंड सिमिलरली एक और काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर हमने कहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है जी, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यू कैन यूज दिस एंड यू कैन से V1 अपॉन T1 शैल बी इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, राइट। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ले आओगे, T उधर डिवाइड हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के सारे बराबर होंगे तो V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 बराबर होंगे, सिमिलरली V3 अपॉन T3 भी सब कुछ बराबर ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बात इस मतलब का क्या हुआ, इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर एक लाइन पे A और B, अगर ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है जी, और इसका फॉर एग्जांपल प्रेशर P आता है और सॉरी प्रेशर P कह रहा हूं, इसका वॉल्यूम V1 आता है और टेम्परेचर T1 आता है, और इसका वॉल्यूम V2 आता है और टेम्परेचर T2 आता है। एंड लेट्स टेक वन मोर पॉइंट, लेट्स टेक अ पॉइंट ऑन दिस C। इसका प्रेशर जो आता है, इसका प्रेशर आता है, सॉरी प्रेशर कहता हूं तो मैं, इसका वॉल्यूम आता है V3 और ये आता है T3। सो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि V1 अपॉन T1, V1 अपॉन T1 शैल बी इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। चार्ज लॉ लगेगा तो एक लाइन पे अप्लाई करेगा, दूसरी तीसरी लाइनों में अप्लाई नहीं करेगा। तो V1 अपॉन T1 A और B दोनों सेम लाइन पे, तो V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 बराबर हैं, दे आर एट अ सेम कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता फॉर एग्जांपल कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन T3, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता, बिकॉज ये दोनों जो पॉइंट्स थे वो सेम लाइन होते हैं। अब अगर मैं A और C को लिंक करना चाह रहा हूं तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे हैं, दे आर एट डिफरेंट लाइंस, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, सेम लाइन पे चार्ज लॉ अप्लाई करेगा, डिफरेंट लाइनों पे चार्ज लॉ अप्लाई नहीं करेगा, उसमें कहानी डिफरेंट हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा, बाकी थोड़ा सा अब इसमें और चलते हैं इन तीनों को, ठीक है। ये जो ग्राफ्स बनाए हैं हमने, इन ग्राफ्स को हम कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है जी। जैसे वो आइसोथर्म्स थे तो हम इनको क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है। सो दिस आई डोंट हैव एनी आइडिया कैसे लिखूंगा इधर, दिस एंड दिस, these are known as isobars, isobars, ठीक है। मतलब एक ग्राफ आइसोबार है, नॉट दिस इज आइसोबार ऑफ दिस, नहीं, ये एक पूरी लाइन आइसोबार है, ये एक पूरी लाइन आइसोबार है, ये एक लाइन आइसोबार है। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब एक प्रेशर का यूनिट जो है वो बार भी होता है, तो ये बेसिकली सेम प्रेशर की ही बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है अक्सर व बेशतर आपको ग्राफ ऐसे नहीं देंगे, आपको ग्राफ इसका भी बना के देंगे प्रेशर और वॉल्यूम की एक्सिस पे। दे विल गिव यू अ प्रेशर एंड वॉल्यूम की एक्सिस पे इसका ग्राफ। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी जो एक्सिस है आपकी वो प्रेशर और वॉल्यूम की है। क्यों? क्योंकि उसमें वर्क डन भी निकाला जा सकता है, उसमें और भी चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो द बेस्ट ग्राफ इज प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अक्सर बेशतर ये वॉल्यूम टेम्परेचर के ग्राफ्स नहीं आया करेंगे, अक्सर बेशतर इसी के आया करेंगे। सो लेट्स डिस्कस हाउ एन आइसोबारिक ग्राफ विल लुक ऑन ए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे एक आइसोबारिक ग्राफ को देख रहे हो तो इट इज एन आइडियल गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर उसका कांस्टेंट हो गया है अगर, तो बेसिकली ये जो P3 है, दिस इज, अब P3 हमने क्या बोला था, P3 हमने बोला था सबसे छोटा प्रेशर है। सो P3 जो है वो यहां आया, P3 सबसे छोटा है कांस्टेंट प्रेशर। P2 जो है वो क्या है, वो ये है, वो उससे बड़ा है। और P1 जो है वो क्या है, P1 जो है वो सबसे बड़ा है। और क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे थे तो मैंने इनकी कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बना दी है, लाइनें बना दी है, ठीक है जी। अब अक्सर बेशतर अगर क्वेश्चन आया करेगा तो इस तरीके से आया, ठीक है। एंड देन फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में भी अगेन, अब इस ग्राफ में वर्क डन निकालना जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। यू कैन यूज द एरिया इन द ग्राफ, और एरिया इन द ग्राफ इस केस में क्या बनेगा, एरिया इन द ग्राफ इस केस में रेक्टेंगल बनेगा, यानी कांस्टेंट प्रेशर वाली चीज बन जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था, जब आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो तब क्या बन जाता है फॉर्मूला वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम।
लेकिन अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर एरिया अंडर ग्राफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको एरिया अंडर ग्राफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस केस में प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट ही नहीं है, क्या लूंगा मैं प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। बट इन दिस केस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। अब चलते हैं इनटू द सेंसेस ऑफ योर इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। लेट्स गो टू आवर इंटरनल एनर्जी के उसमें। सो यू नो डेल्टा यू विल इक्वल्स टू Q प्लस W, राइट, ये कहानी है। अब डेल्टा U विल इक्वल्स टू Q प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो अगर आपके पास एक आइसोबारिक ग्राफ है या आपके पास चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी निकाल जा सकती है Q प्लस P डेल्टा V, ठीक है जी। बाकी इस केस में P डेल्टा V आप, क्योंकि आपके पास P डेल्टा V प्रेशर कांस्टेंट, तो आप वो इस्तेमाल नहीं, आपको एरिया ग्राफ लेना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में यू कैन डू बड़े आसानी से, इसमें प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम करोगे, डायरेक्ट वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन जब आएगा तो सीधा सीधा अंदर प्लग इन कर दोगे। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें अब थोड़ी और मैं क्लियर करूंगा साथ साथ, ठीक है, वो क्या क्लियर करना है मुझे। अगर तो फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा था A से B, यूं जा रहा था, यानी आइडियल गैस को मैंने ए से बी वाले पॉइंट पे पहुंचाया है, यानी मैंने वॉल्यूम इसका इंक्रीज किया है। अगर तो मैंने इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो ये वर्क डन क्या हो गया, दिस हैज बिकम वर्क डन बाय द गैस, ठीक है जी। इफ द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, इफ वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्यों? बिकॉज अब ये हो गया बाय वाली केस में। सो अगर ये एक्सपेंशन वाली केस है तो फिर आप इधर माइनस ले रहे होगे, एंड देन सिमिलरली इधर नीचे भी आप जो है वो माइनस ले रहे होगे, ठीक है जी। तो आपको अक्सर बेशतर अपनी किताबों वगैरह में ये चीज में लिखी Q माइनस W Q माइनस P डेल्टा V लिखा मिलेगा, ये रट ना लेना, ठीक है, ये रट ना लेना। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करा है, मेरा वॉल्यूम डिक्रीज करा है, मैं A से भी जा रहा हूं या B से आ रहा हूं। आप जब उसको देखोगे तब आपको W की कहानी क्लियर हो जाएगी। अक्सर बेशतर होगा यही, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन फिर भी डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिस। ये आपको किताबों में इस तरह से मिलेगा, तो ये नहीं आप ब्लाइंडली वो चीज फॉलो कर रहे हो, ये जरूर देखना है वॉल्यूम इंक्रीज किया तो वर्क डन बाय हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो वर्क डन ऑन हुआ, उस हिसाब से यहाँ पे साइन जाएगा। अपनी मर्जी से साइन हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? Actually, and now let's discuss our third thing. The third thing is pressure law, ठीक है। Let's discuss pressure law. प्रेशर लॉ क्या कहता है? प्रेशर लॉ कहता है फॉर एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, फॉर एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई अनोखी बात इसलिए भी नहीं करी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, एनआर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। मतलब आज ये प्रेशर लॉ में भी कोई खास बात नहीं हुई, वही बात हुई है जो हमें पता है। अच्छा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और देन यू कैन डेफिनेटली से P1 अपॉन T1 शैल बी इक्वल्स टू ए P2 अपॉन T2, एंड देन सिमिलरली P2 3 एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करें, ये लो थोड़ा सा जूम आउट कर दिया मैंने, ठीक है। एक्चुअली अब चलते हैं किस चीज पे, लेट्स जो है ड्रॉ दी प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ्स, ठीक है। सो अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना चाहूं, सो प्रेशर ये, टेम्परेचर ये, अब अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या बनेंगी, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, फिर स्ट्रेट लाइन आएगी एक लाइक दिस, और फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगी लाइक दिस। और अब इसमें कांस्टेंट क्या चीज है, इसमें वॉल्यूम V3 कांस्टेंट है इस पूरी लाइन पे, इस पे वॉल्यूम V2 कांस्टेंट है इस पूरी लाइन पे, और इसमें वॉल्यूम V1 कांस्टेंट है इस पूरी लाइन पे। अब चूंकि आपकी जो है वो ये तीनों में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम आइसो वॉल्यूमेट्रिक ग्राफ्स, ठीक है। दीज आर आइसो वॉल्यूमेट्रिक ग्राफ्स, ठीक है। अब आई होप मुझे ये
नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक का क्या मतलब है, काफी क्लियर हो गई होगी अब चीजें। एंड एक और चीज भी प्रूव कर लेते हैं, V3 बड़ा है V2 से या V2 V3 से बड़ा है, ये भी देख लेते हैं। तो यू कैन सी PV इक्वल्स टू nRT। सो अब किसका ग्राफ बनाया है, प्रेशर का और टेम्परेचर का बनाया है, यानी प्रेशर जो है वो y एक्सिस पे है। सो प्रेशर को अगर सब्जेक्ट बना ले तो nR अपॉन V एंड देन इनटू T। अब लीनियर लॉ y इक्वल्स टू mx एंड देन इधर प्लस 0 है और इधर ये प्लस c आ रहा है। प्रूव हो गया, सारी लाइनें ओरिजिन में से ही पास करनी चाहिए थी। और ग्रेडियंट का लिंक क्या आ गया, ग्रेडियंट का लिंक आ रहा है nR अपॉन v। सो किसी लाइन का अगर ग्रेडियंट ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा। तो यानी उसका मतलब क्या हुआ, V3 जो लाइन है जिसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है उसका वॉल्यूम सबसे कम। सो बेसिकली V1 उस लिहाज से सबसे बड़ा हुआ, V2 उससे छोटा हुआ, सॉरी हाँ V2 उससे छोटा हुआ और V3 जो है वो सबसे छोटा हुआ। ये लिंक आ गया आपके इन चीजों का। एंड देन एनीथिंग एल्स आई शुड बी डिस्कसिंग, हाँ सिमिलरली एक और चीज भी देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली काफी अब ये तो क्लियर हो गई होगी कि अगर अब हम ए बी की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट पे ई की बात करते हैं, तो अब वही डिस्कशन कि एक लाइन पे P1 V1 P1 T1 अपॉन P2 सॉरी P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2, यानी ए और बी का प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर की रीडिंग्स लोगे तो वो बराबर आनी चाहिए अगर दोनों को डिवाइड करना, वो इसके बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लेट्स आल्सो डू दैट, वरना जो है वो चीजें अनक्लियर रह जाएंगी पढ़ते पढ़ाते हुए बाद में। सो if I call this at pressure P1, call this at pressure P2 and call this at pressure P3, इसको बोलते हैं टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2 एंड देन टेम्परेचर 3। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि P1 अपॉन T1 जो है वो P2 अपॉन T2 के बराबर है, मैं ये कह सकता हूं। क्यों, बिकॉज दोनों सेम लाइन पे हैं। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं कह सकता कि P1 अपॉन T1 जो है वो P3 अपॉन T3 के बराबर है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कह सकता, बिकॉज दोनों जो है वो अलग अलग लाइनों पे। ठीक है जी, तो इसका जो है वो हमें ध्यान रखना होगा कि कभी भी ये मिस्टेक ना करके आए। अच्छा, एंड देन और क्या रह गया इसमें डिस्कस करने को, सही है। नाउ अब ऑब्वियसली अगेन इसमें भी प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ज्यादा दफा नहीं देंगे। द बेस्ट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो सबसे अच्छा मजे का ग्राफ होता है इन सब में, वो होता है आपका प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ जो है वो आपको अक्सर और बेशतर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ही देंगे। सो प्रेशर एंड देन वॉल्यूम। अब देखो इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो बेसिकली V1 जो था सबसे बड़ा था। सो V1 किस कलर से बनाया था मैंने, ब्लू रेड ग्रीन। तो V1 सबसे बड़ा है, यानी ये V1 पे कांस्टेंट एक लाइन बनेगी ऐसे। V2 उससे छोटा था तो V2 पे एक कांस्टेंट लाइन बनेगी ऐसे। और V3 सबसे छोटा था तो ये V3 पे एक कांस्टेंट लाइन बनी है ऐसे, राइट। और ये सारे तमाम के तमाम ग्राफ्स क्या हैं, ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक ग्राफ्स हैं। अगर प्रेशर लॉ लग रहा होगा तो यू विल सी वर्टिकल लाइंस, यानी वॉल्यूम में कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब हमें इसमें भी लगा के देख लें अपना इंटरनल एनर्जी वाली चीज। तो इंटरनल एनर्जी वाली चीज अगर आप इसमें लगाओगे, डेल्टा यू विल इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देख रहे हो इसमें क्या, द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो मुझे बताओ एरिया ग्राफ क्या आएगा। एक लाइन का एरिया ग्राफ क्या है, मैं इसका एरिया ग्राफ क्या लूं, ये तो एक लाइन है, लाइन का एरिया ग्राफ क्या होगा, वो तो 0 होगा। तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का तो एरिया ग्राफ क्या था, वर्क डन था। अब अगर मैं एक लाइन का, एक वर्टिकल लाइन का एरिया निकालना चाह रहा हूं जो बन रहा है विद द एक्स एक्सिस, वो तो कुछ बन ही नहीं रहा, एक लाइन है ये तो। सो बेसिकली इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एरिया अंडर ग्राफ बिकम्स 0, राइट, इक्वल्स टू 0। या फिर अगर ये पर्सपेक्टिव देखा जाए, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम था अगर फॉर्मूला, तो जब चेंज इन वॉल्यूम ही 0 हो गया तो वैसे ही वर्क डन जो है वो 0 आने वाला है। ठीक है, सो इस तरह से भी बोल सकते हो। अब अगर वर्क डन ही 0 हो गया, यानी बेसिकली इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब यह हुआ कि वर्क डन आपका 0 हो गया है। सो दैट मीन्स कि डेल्टा यू जो है वो सिर्फ क्यू के बराबर।
सो इन अ प्रेशर लॉ वाली केस, या जब आपके पास वॉल्यूम्स कांस्टेंट होते हैं, तब वर्क डन नहीं होता, कुछ भी वर्क डन नहीं लेंगे अपनी कैलकुलेशंस में। डेल्टा यू जो है वो किसके बराबर आएगा, वो एग्जैक्टली हीट एनर्जी गेन या हीट एनर्जी लॉस के बराबर आ जाए। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? क्लियर है ये भी चीज? नहीं नहीं, अभी इनफ फॉर टुडे नहीं, बस ये आज ग्राफ पूरे कंप्लीट कर लो, फिर और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन नहीं करवा रहा। अगर आपसे बोला जाता है, हाँ हाँ, आई हैव ओनली 10 मिनट्स, हो जाएगा आराम से, 10 मिनट्स में हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, 8 मिनट्स है, 8 मिनट्स में हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, डोंट डोंट वरी। अगर आपसे बोला जाता है कि हमें बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन कर दो, बॉयल्स लॉ कैसे सेंस बना रहा है, मतलब लफ्जों में बात करने को बोले, लाइक दे डोंट आस्क यू थ्रू द इक्वेशन। अगर आपको बोलते हैं एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ कैसे हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? अब आपको पता है बॉयल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाते हैं, ऐसा ही है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस अगेन, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इधर ये पॉइंट्स लिख लें आप। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, मॉलिक्यूल्स हैव लेस डिस्टेंस टू ट्रैवल बिटवीन कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब जाहिर बात है, अगर आप वॉल्यूम जो है वो छोटा कर दो, पहले इतना बड़ा वॉल्यूम था, अब पार्टिकल को इधर से उधर जाने में बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, लेकिन अब मैंने वॉल्यूम इतना छोटा, तो पार्टिकल को इधर से उधर जाने में डिस्टेंस बड़ा छोटा, कम कम ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट? अब जब डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो बेसिकली उसके मध्य मुकाबिल बात यह हो गई कि वो ज्यादा, अक्सर बेशतर दे विल बी कोलाइडिंग। मतलब जब डिस्टेंस कम कर दिया तो ज्यादा कोलिजन होना शुरू हो जाएंगी। पहले कोलिजन्स कम होती थी क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद होती थी, अब छोटा कर दिया तो जल्दी जल्दी कोलिजन्स होने लग जाएंगी, राइट? तो जल्दी जल्दी कोलिजन्स हो रही हैं, तो आपको पता है कि अब कोलिजन्स क्या करती हैं, वो मोमेंटम चेंज प्रोड्यूस करती हैं, राइट? व्हेन समथिंग कोलाइड्स विद एनीथिंग, उसके अंदर चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब वो फोर्स एरिया से डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली, अब अगर ग्रेटर फोर्स आ रही है, पहले कोलिजन्स कम थी, अब कोलिजन ज्यादा हो गई है, तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा हो गया है। जब चेंज मोमेंटम ज्यादा हो गया तो फोर्स भी ज्यादा हो गई है, अगर फोर्स ज्यादा हो गई तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम करने से पार्टिकल्स जल्दी जल्दी कोलाइड करना शुरू करेंगे, अक्सर बेशतर कोलाइड करना शुरू करेंगे। जब अक्सर बेशतर कोलाइड कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट टाइम, और देयरफॉर आपका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, राइट? क्लियर? सो आपसे पूछा जाए तो यू जस्ट गिव दिस, आराम से 3-4 मार्क्स आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं कहूंगा कि रट लो, ज्यादा आसान होगा। ये तो पता था, ओके वेरी गुड। लेकिन जस्ट फॉर दिस इज जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आप लोग कभी लिखने को आ जाए तो यू गाइस नो व्हाट यू वांट टू बी राइटिंग। आई एम गोइंग टू पुट दिस ओवर हियर। इफ दे आस्क यू टू एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ ये है कि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। सो बेसिकली आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाते हैं, राइट? तो भाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर स्पीड, द मोमेंटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, फोर्स फॉर ईच कोलिजन इंक्रीजेस टू पता नहीं क्या बकवास लिखी हुई है। खैर ये लिखा हुआ है कि भाई देखो, अब देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो कोलिजन्स अक्सर बेशतर, अब जाहिर बात है जब स्पीड ही ज्यादा कर दी, अब देखो वॉल्यूम वही रखा हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम वही रखा हुआ है और हमने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो पार्टिकल्स जो पहले कम ज्यादा के कोलाइड कर रहे थे, अब ज्यादा जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे क्योंकि उनकी स्पीड ही ज्यादा हो गई। तो जब वो जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे हम प्रेशर बढ़ा दें। लेकिन आपको तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, आपने तो प्रेशर नहीं बढ़ाना ना। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दोगे, क्योंकि अगर इनकी स्पीड बढ़ भी गई है तो अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो इनको ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर करने का, यानी सब कुछ कॉम्पनसेट हो गया, राइट? सो टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा जल्दी कोलाइड करना शुरू कर, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर नहीं बढ़ाना हमने, प्रेशर अगर हम नहीं बढ़ाना है तो वॉल्यूम बढ़ा दो। वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि उनको डिस्टेंस ज्यादा लगेगा, फिर वो काफी देर में जाके ठोकेंगे, फिर वो होगा तो प्रेशर वही रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो अगर एक्सप्लेनिंग चार्ल्स लॉ आ गया तो चार्ल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके पास ये आ गई है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट एक्चुअली। एंड ये हो गई हमारी ये कहानी। आई होप दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वी गॉट 4 मिनट्स लेफ्ट, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू वजीहा। एंड अगर आपको कहते हैं प्रेशर लॉ एक्सप्लेन कर दो, तो प्रेशर लॉ कैसे एक्सप्लेन होगा? प्रेशर लॉ क्या था? प्रेशर लॉ में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट किया था, आपने वॉल्यूम कांस्टेंट किया था, तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था।
लेयर लाइक अ प्लास्टिक, ये क्या हो रहा है? तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाते हैं, राइट? अब देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो वही अब छोटी कहानी होगी भाई। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोर कोलिजन्स होंगी तो मोर चेंज इन मोमेंटम, राइट? आपका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। जब आपका चेंज मोमेंटम ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बात खत्म। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा कोलिजन होगी, ज्यादा कोलिजन होगी, चेंज मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, चेंज मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ज्यादा हो गई तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, सो ये हो गया आपका वो चार्ल्स लॉ का मतलब समझो, आधी चीज इसकी एक्सप्लेनेशन में आ। ठीक है, सो दैट इज दैट। एंड 3 मिनट रह गए हैं, ठीक है। लेट्स जो है वाइंड अप दिस डिस्कशन विद योर फाइनल थिंग, एंड दैट इज एन adiabatic process. दो मिनट बड़े जो है वो टाइम को देखा जा रहा है, 2 मिनट जो है हो जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, ए डायाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? ए डायाबैटिक प्रोसेस ये होती है कि नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दिस, नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें हीट एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं करता है, तो क्यू आपका जो है वो क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है ये भी तकरीबन तकरीबन आइसोथर्म की तरह ही लगता है, लेकिन ये आइसोथर्म नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट एन आइसोथर्म, इसका ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, आइसोथर्म नहीं होगा। दूसरी बात, ये एग्जामिनर आपको हमेशा बताएगा ये ए डायबिटिक प्रोसेस थी, आपको हमेशा बताएगा कि ए डायबिटिक प्रोसेस थी। ठीक है, तो बस इसमें आप लोगों को क्या पता होनी जरूरत है, डेल्टा यू जो था वो क्यू प्लस डब्ल्यू था। अब देखो, अगर क्यू 0 हो गया है, अगर क्यू इस केस में 0 हो गया है, सो डेल्टा यू becomes equals to W. That's what you need to know about an adiabatic process. ठीक है जी, and that's all for the discussion of today.